हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे वीडियो में हम साल भर सुर्खियों में रहे विभिन्न मोबाइल ऐप्स और पोर्टल के बारे में जानेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक में ही विभिन्न कमिटीज और कमीशंस के बारे में जानेंगे। मतलब देखेंगे कि कौन कौन सी समितियां गठित की गई थी विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों के लिए, और इन समितियों को हम ट्रिक्स से याद करने की कोशिश भी करेंगे और साथ ही जीएसटी तथा नीति आयोग के बारे में भी कुछ बातें जानेंगे। तो लेक्चर में बहुत सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस कवर होने वाली हैं। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं विभिन्न मोबाइल ऐप्स और पोर्टल से। तो सबसे पहले है ई संपदा ऐप। इसे हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया था। ई संपदा ऐप के माध्यम से सरकारी आवासों और कार्यालय स्थलों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद स्वच्छता अभियान ऐप आता है, जिसे थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया था। इस पर प्रत्येक नागरिक अस्वच्छ शौचालय का ब्यौरा भेज सकता है। आगे परिश्रम पोर्टल ओडिशा सरकार का पोर्टल है, जो कारोबार को आसान बनाने में सहायता करेगा। फिर अभयम ऐप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया था। अभयम ऐप को टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। फिर आनंदा ऐप आता है, जो एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि पेपरलेस जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान करने में सहायता करता है। आगे है जीवन सेवा ऐप, जो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। यह कोरोना मरीजों को मुफ्त में ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉन्च किया गया था। फिर सेचा समाधान ऐप है, जो उड़ीसा सरकार का है। यह किसानों को जो सिंचाई समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए लॉन्च किया गया था। फिर आगे आता है सुमंगल पोर्टल। यह भी ओडिशा सरकार का है। इसे राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2012 के तहत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए लॉन्च किया गया है। फिर आता है ई धरती जियो पोर्टल। इसे केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया। इन्होंने ही ई संपदा ऐप लॉन्च किया था। अब ई धरती जियो पोर्टल प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे जैसे विरासत चित्रों को एकत्रित करने के लिए लॉन्च किया गया। आगे है मो विद्युत पोर्टल, जो उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च हुआ। यह राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। आगे आता है धरणी वेब पोर्टल, जो तेलंगाना सरकार का है। यह एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया। फिर स्पैरो पोर्टल आता है, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया। यह जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए लॉन्च हुआ। फिर इंग्लिश प्रो ऐप आता है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च हुआ। यह छात्रों में भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को विशिष्ट तरीके से विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया। अगला है स्वास्थ्य पोर्टल। यह जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वास्थ्य पोर्टल एक ही मंच पर जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी के लिए लॉन्च हुआ। फिर आता है आई रखवाली पोर्टल, जो पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। यह राज्य में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के लिए लॉन्च हुआ। फिर अगला है माई IAF। यह भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च हुआ। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए है यह पोर्टल। अगला है ई ज्ञान मित्र ऐप। यह दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव द्वारा लॉन्च हुआ। इसमें ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला है हरित पथ ऐप। यह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च हुआ। इसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया। अगला है सुरक्षा पोर्टल, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया। सुरक्षा पोर्टल हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनकी वास्तविक जानकारी एकत्रित करता है। अगला है एयर सुविधा, जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा लॉन्च हुआ। यह भारत बाध्य अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए है। फिर आता है कोरमो जॉब ऐप, जो आईटी कंपनी गूगल द्वारा लॉन्च हुआ था। मतलब कोरमो जॉब ऐप गूगल का है और यह भारत में रोजगार आवेदन और नौकरियों के तलाशने में मदद करता है। अगला है रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल।
यह मुथूट फिनकॉर्प का पोर्टल है जो एमएसएमई क्षेत्रों के व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया। अगला है सृजन पोर्टल, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। यह उन वस्तुओं को प्रदर्शित करता है जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आयात की जाती हैं। अगला है असीम पोर्टल, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुआ। यह कुशल आजीविका के अवसर खोजने में मदद करता है। अगला एंश्योर पोर्टल है, जो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। एंश्योर पोर्टल डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रक्रिया को बेहतर, सरल और पारदर्शी बनाता है। एंश्योर को नाबार्ड ने विकसित किया है। आगे आता है महारोजगार पोर्टल, जो महाराष्ट्र सरकार का है। यह राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च हुआ। आगे है ई पोर्टल लीड। यह दिल्ली सरकार का पोर्टल है। इस पर कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध हैं। आगे है ई किसान धन ऐप, जो एचडीएफसी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया और इस ई किसान धन ऐप से किसान कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ और उनकी जानकारी ले सकेंगे। आगे आता है जीएटीआई गाटी पोर्टल। यह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का पोर्टल है। इसमें विभिन्न परियोजनाओं और निर्माण से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। अगला गरुड़ पोर्टल है नागरिक उड्डयन मंत्रालय का। यह ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए लॉन्च हुआ। अगला है होप पोर्टल, जो उत्तराखंड सरकार का है। यह राज्य और राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के अवसर देता है। आगे प्रवासी राहत मित्र ऐप है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का है। यह प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और विभिन्न योजनाओं में लाभ दिलाने के लिए है। फिर आगे आता है आरोग्य सेतु ऐप, जिसके बारे में हम जानते हैं। यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अगला आता है स्ट्रैंडेड इन इंडिया, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का है। स्ट्रैंडेड इन इंडिया विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए है, ताकि उन्हें वापस घर पहुंचाए जाने के संबंध में जानकारी मिल सके। आगे आता है युक्ति पोर्टल, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय का है। यह कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय के द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी करता है। फिर आता है किसान रथ ऐप, जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। यह किसान और व्यापारियों को फसलों की खरीद बिक्री को आसानी से संपन्न करने के लिए लॉन्च किया गया। तो ये सारी बातें थी विभिन्न महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप्स और पोर्टल की। चलिए अब आज के अगले टॉपिक में कुछ नवगठित जांच समितियों और आयोगों के बारे में बात करते हैं। इन्हें हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। तो इसमें सबसे पहली है, भारत आने वाली चीनी निवेशों के परीक्षण के लिए कौन सी समिति गठित हुई। तो भारत में जितना भी चीनी निवेश हो रहा है उसका भली भांति यूज हो रहा है कि नहीं, उसके लिए अजय भल्ला समिति को गठित किया गया। आगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के चयन समिति के अध्यक्ष थे मुकुंदकम शर्मा। फिर विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई। तो हमारे इतिहास में भी विभिन्न न्याय संबंधी कार्य राजा ही करता था, और राजा कौन होता था? क्षत्रिय होता था। तो विकास दुबे की भी न्यायिक जांच के लिए BS चौहान समिति का गठन किया गया। फिर आती है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति। तो ड्रग्स या दवाइयां जो हैं वे आभूषण के समान महंगी होती जा रही हैं। तो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष थे राजेश भूषण। भूषण और आभूषण रिदम मैच कर रहा है ना, तो याद रहेगा लंबे समय तक। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। फिर असम में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में विस्फोट हुआ था, उसकी जांच के लिए HCL दास समिति को गठित किया गया था। अब कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों या स्ट्रेस्ड असेट्स के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों के सुझाव देने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी।
तो इसका आंसर हम कोविड-19 की स्पेलिंग से ही देखते हैं। कोविड के स्पेलिंग में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट्स के और वी मान लेते हैं। तो यह समिति थी के.वी. कामत समिति। अगली समिति है राष्ट्रीय जल नीति समिति। तो राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए यह समिति गठित हुई थी। जब भी हम जल की बात करते हैं तो सिंचाई हमेशा हमारे दिमाग में आ जाता है। तो सिंचाई अधिकतर नहर के माध्यम से देखने मिलती है। तो राष्ट्रीय जल नीति समिति के अध्यक्ष थे मिहिर शाह। मिहिर और नहर कुछ सेम साउंड कर रहा है, तो याद रखिएगा मिहिर शाह समिति। आगे है सुरजीत भल्ला समिति। व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण के लिए गठित की गई थी। आगे ट्रेनों को निजी क्षेत्रों को देने के लिए कौन सी समिति गठित हुई? तो ये थी अमिताभ कांत समिति। आगे किरण रिजिजू समिति 2020 और 2024 के ओलंपिक की तैयारियों के लिए गठित हुई थी। फिर कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कौन सी समिति गठित की गई? तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां फावड़े का यूज जरूर होता है। तो समिति का नाम है देवेंद्र फडणवीस समिति। आगे सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा के लिए सुरेश माथुर समिति का गठन किया गया। फिर जीएसटी को सरल बनाने के लिए कौन सी समिति गठित हुई? तो यह समिति थी गौतम रे समिति। याद कैसे रखोगे कि जो रे होती है, रे मतलब किरण, वह सीधे सीधे और सरल फॉर्म में होती है। तो जीएसटी का जो जटिल ढांचा था उसे रे या किरण के समान सरल बनाने के लिए गौतम रे समिति को गठित किया गया था। आगे चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि कानून 1951 के पुनर्निरीक्षण के लिए उमेश सिन्हा समिति आई थी। फिर आगे 1984 में हुए सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए ढींगरा समिति को गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष शिव नारायण ढींगरा थे। फिर सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी की निगरानी करने के लिए वाई.एच. मालेगाम समिति गठित की गई थी। आगे 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने के लिए जॉर्ज कुरियन समिति का गठन किया गया था। फिर आगे प्याज की खरीद से संबंधित मूल्य स्थिरीकरण फंड के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अविनाश श्रीवास्तव। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जो जल बंटवारे के लिए कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे ए.के. बजाज। फिर उर्जित पटेल समिति वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के लिए लाई गई थी। आगे नई हज नीति 2018 से 22। इस नई हज नीति में संशोधन के लिए कौन अध्यक्ष बने थे? तो इसे ऐसे याद रखिएगा कि नई हज नीति में जिसने भी संशोधन किया वे अमन चाहते थे और अल्लाह के बंदे थे। तो नई हज नीति के संशोधन में अध्यक्ष थे अफजल अमानुल्लाह। तो ये सारी नवगठित समितियां और आयोग थे। अब आगे कुछ पुराने अन्य महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की बात कर लेते हैं। तो सीधे सीधे नाम लेते जाऊंगा मैं इनके। तो इनकी लिस्ट है गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार के लिए, सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए, रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए, सुंदर राजन समिति खनिज तेल में सुधार के लिए, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, वांचू समिति डायरेक्ट टैक्स के लिए, मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास के लिए, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना के लिए, महान लोविस समिति राष्ट्रीय आय के लिए, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों के लिए, गाडगिल समिति पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए, स्वामीनाथन समिति प्रतिभूति या सिक्योरिटी घोटाले के लिए, दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमानों के लिए, महाजन समिति चीनी उद्योग के लिए, सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के आकलन के लिए, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के लिए,
शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना के समय, के संथानम समिति सीबीआई की स्थापना के लिए, राजा चैलैया समिति कर सुधारों के लिए, ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले के लिए, केलकर समिति कर संरचना में सुधार के लिए, हनुमंत राव समिति उर्वरकों के लिए, हंटर आयोग जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए, लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद कांड के लिए, श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगे 1993 के लिए, नानावटी आयोग गोधरा कांड के लिए, जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड के लिए, ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों के लिए, मंडल आयोग पिछड़ी जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के लिए और कोठारी आयोग शैक्षणिक सुधार के लिए गठित की गई कुछ पुरानी समितियां थीं। चलिए अब आज के वीडियो के अगले टॉपिक में नीति आयोग और जीएसटी से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो यह भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2005 को गठित किया गया था। यह योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। इसकी संरचना में इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ और पूर्णकालिक सदस्य या फुल टाइम मेंबर्स आते हैं और साथ ही पदेन सदस्य या एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, शासी परिषद और विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके वर्तमान में और प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। आगे नीति आयोग में प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे और वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं। और इसमें वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य रमेश चंद्र, बी के सारस्वत और डॉक्टर वी के पॉल हैं। अब नीति आयोग के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स भी जारी की जाती हैं, जिसमें पहली है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20। इसमें पहला स्थान केरल ने प्राप्त किया था। दूसरी रिपोर्ट है निर्यात तत्परता सूचकांक 2020। इसमें पहला स्थान गुजरात का है। और तीसरी रिपोर्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2020। इसमें ग्रामीण स्वच्छता के लिए पहला पुरस्कार है तमिलनाडु को। तो ये सारी बातें थी नीति आयोग के बारे में। अब स्वच्छता की बात हो ही गई है, तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की यदि बात करें तो SSS अभियान या स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य है गुजरात, सर्वश्रेष्ठ जिला है तमिलनाडु का तिरुनेलवेली जिला, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक है उज्जैन मध्य प्रदेश का खाचरौद ब्लॉक और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है सलेम की चिन्नौर ग्राम पंचायत। आगे SSA अभियान या सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य है उत्तर प्रदेश और गुजरात, सर्वश्रेष्ठ जिले हैं प्रयागराज और बरेली और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है बोरी गांव, बोगाई गांव असम में। चलिए अब अगले टॉपिक में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में यदि बात करें तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। इसे 122वें संविधान संशोधन बिल 2014 के माध्यम से संसद में प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रपति ने अंततः इसे मंजूरी 8 सितंबर 2016 को प्रदान कर दी थी। जीएसटी के अंतर्गत 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 अधिभार आदि को समाप्त कर दिया गया। आगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में कुल 15 डिजिट्स उपस्थित हैं। जीएसटी में
5, 12, 18 और 28% के माध्यम से टैक्सेस लगाए जाते हैं। अब आगे जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। तो ये सारी बातें थी नीति आयोग और जीएसटी के बारे में। आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आप इस चैनल के वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल फाइनल रिवीजन विथ यश को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।